हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसका पहला टॉपिक है अम्ल। तो अम्ल बेसिकली जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो बेसिकली अम्ल जो होते हैं वो खट्टे ही होते हैं, और ये लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, और ये H+ आयन देते हैं। और हमारे पास प्रबल अम्ल में है HCl, H2SO4 और HNO3। और दुर्बल अम्ल में हमारे पास CH3COOH और लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। और हमारे पास सांद्र अम्ल में आते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, तो इसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो तनु अम्ल हमारे पास है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तो ये हमारे तनु अम्ल कहलाते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्षारक या बेस। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, और ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो बेसिकली हम अम्ल और क्षार को लिटमस पेपर में इसका प्रभाव जानने के लिए हम इसको ये कर सकते हैं कि ANI और L। इसका मतलब है कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो अगर अम्ल नीले को लाल करता है तो बेस लाल को नीला कर देगा। तो इसको हम ऐसे में याद कर सकते हैं। और प्रबल क्षारक हमारे पास है NaOH और KOH, CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारक में हमारे पास है NH4OH। क्षार एल्कली में है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। लवण है हमारे पास, लवण किसे कहते हैं? तो लवण अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो लवण जब बनते हैं तो लवण, अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारे पास लवण प्राप्त होता है। तो लवण का उदाहरण है NaCl और KCl। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि सूचक। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। और हमारे पास ये है कि सूचक के प्रकार। वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इसके सामान्य प्रकार इस प्रकार से हैं। तो इसमें इसका पहला प्रकार है प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। और लिटमस क्या होता है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलाफाइट समूह के लाइकेन के पौधे से निकला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। तो लिटमस पत्र क्या होता है? तो लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र 2 रंग का होता है, नीला और लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मैंने ये आपको बताया कि इसको हम अनिल से याद कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास है हल्दी। तो हल्दी तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तो इसके बारे में ज़्यादा क्या पढ़ना, हल्दी आप अगर आपको जानना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। हमारे पास दूसरे प्रकार का इंडिकेटर है संश्लेषित संसूचक। तो ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलीन आदि। इसका उपयोग अम्ल और क्षारक की जांच के लिए किया था। तो जो ये संश्लेषित सूचक होते हैं, तो इसका हम उपयोग अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए उपयोग करते हैं, जांच के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारे पास सूचक का प्रकार गंधीय संसूचक। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय
सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज और लौंग आदि। हमारे पास चौथा प्रकार का सूचक है कि सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता की माप की जाती है। तो इसके सार्वत्रिक सूचक में बेसिकली अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापा जाता है। और हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉप टेस्ट। ये भी परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है ये वाला टॉपिक। तो पॉप टेस्ट होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इस पॉप टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, और हमारे पास ये दो अभिक्रियाएं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे और क्षार के साथ कराएंगे। तो पहले हम अम्ल के साथ कराएंगे, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। पहले हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे। तो पहले अम्ल प्लस क्षारक, ये तो इक्वल टू लवण प्लस जल बन जाएगा। देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बना देते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी को भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, लगभग हर बार ही पूछा जाता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो बेसिकली उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि NaOH एक्यू में है और HCl है हमारे पास। तो ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाते हैं। तो ये हमारे पास है क्षार, एक है अम्ल हमारे पास। तो इससे हम एक लवण बनेगा और साथ साथ जल भी बनेगा। तो बेसिकली उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल और लवण बनते हैं। हमारे पास प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल, और ये चार्ट भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को क्रिया कराते हैं तो हमारे पास अम्लीय लवण और जल बनता है। और जब हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक को अभिक्रिया कराते हैं तो क्षारीय लवण और जल बनता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीन लवण और जल बनता है। जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक को अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीन लवण और जल बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराएंगे। ये धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें भी लवण और जल बनेंगे। तो ये CaO प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस COCl2। तो इसमें ये हमारे पास हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा CaO, और 2HCl हमारे पास अम्ल हो जाएगा। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास लवण बन जाएगा CaCl2, और यहाँ पे H2 होना था, H2O, ये मिसप्रिंट हो गया। तो CaCl2 की जगह H2 हो जाएगा, जल आएगा हमारे पास। जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। तो जो ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा तो इसके कारण विलयन का नीला रंग हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना दे।
जो धात्विक ऑक्साइड होती है इनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण CuO और MgO। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब हम धात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। धात्विक ऑक्साइड जब क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये भी जल और लवण बनाते हैं। CO2 ये हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है, और CaOH का होल ट्वाइस ये हमारे पास क्षार है। तो ये आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे CaCO3 और जल बनाएंगे H2O। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अम्लों व क्षारकों में समानताएं। तो अम्ल और जो क्षार होते हैं तो इनमें क्या समानताएं होती हैं। तो पहली समानता यह है कि मतलब बेसिकली इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस, ये भी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ये तो हर बार पूछा जाता है। हमारे पास पहला इसमें है कि अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। पहला अंतर तो इनमें ये हो गया। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक संसूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। तो और हमारे पास एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि क्षारक की प्रबलता हम किस सूचक द्वारा प्राप्त ज्ञात करते हैं। तो सार्वभौमिक सूचक के द्वारा प्राप्त करते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि पीएच स्केल क्या होती है। किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच में P है पुंसांस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर pH 7 है तो ये उदासीन होगा, और pH अगर 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा, और pH अगर 7 से ज़्यादा हो तो ये क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साधारण नमक से रसायन। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3×10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 5 टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इन 5 रसायन को। तो हमारे पास पहला रसायन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसकी अभिक्रिया ये है कि 2NaCl AQ में है और प्लस 2H2O = NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो एनोड पर Cl2 गैस हो जाएगी, कैथोड पर H2 गैस हो जाएगी। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। इसका उपयोग है हमारे पास ईंधन। H2 का उपयोग होगा ईंधन मार्गरीन। Cl2 का उपयोग होगा जल की स्वच्छता PVC और CFC। HCl का उपयोग होगा इस्पात की सफाई के लिए, औषधियों के लिए। NaOH का उपयोग होगा धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए। Cl2 प्लस NaOH का वो होगा यूज़ होगा विरंजक चूर्ण और घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए। पर दूसरा है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, इसमें हम क्लोरीन का
अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। तो ये है, इसमें CaOCl2 है, तो ये हमारा विरंजक चूर्ण होगा। इसका उपयोग देखेंगे हम वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए किया जाता है। इसका यूज़ कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, सी रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में होता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। और हमारे पास तीसरा वो टॉपिक है इसमें बेकिंग सोडा। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल असंचारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जो ये अभिक्रिया होती है खाना बनाते समय होती है। इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल भी है इसमें उपयोग। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाती है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। यह टेंटेसिड का एक संगठन है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो आज की ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि मैंने इसमें सेकंड चैप्टर की मेन टॉपिकों को चूज़ किया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर हमने एक भी टॉपिक छोड़ा तो इस थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबी बनी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो थोड़ा सा लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना अपना। तो हमारे पास चौथा टॉपिक है धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। तो इसमें होगा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। बेसिकली धोने का सोडा जो होता है वो एक क्षारकीय लवण होता है। इसकी जो अभिक्रिया होती है Na2CO3 प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 H2O। बेसिकली जो ये हमारा जो कंपाउंड बनता है यही धोने का सोडा होता है। तो इसके उपयोग हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में होता है। और इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स उत्पादन में इसका उपयोग बहुत होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए भी होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे पास लास्ट टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हम हमारे जहाँ पे हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनाता है, जिसे हम POP भी कहते हैं। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, जो कि हम मतलब बेसिकली हड्डियों को जोड़ने के लिए बाहर से लगाया जाता है। इसके उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टरी टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, जो कि मैंने कहा अभी। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को तो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।